ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बंजर कॉन्टिनेंट है, जिसमें इतने रेगिस्तान है कि उसमें करीब 5 भारत समा जाए। उस देश की गवर्नमेंट के पास एक मास्टर प्लान है पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया को एक हरे भरे रेन फॉरेस्ट में तब्दील करने का। लेकिन कैसे, तो इसे हम बाद में समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट के पास भी ऐसा ही एक मास्टर प्लान तैयार है इंडिया की वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। आज हम यही समझेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के ही वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम खत्म करने के दावे में किस कंट्री का प्लान ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसे पूरा किया जा सकता हो। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इन नदियों को डाइवर्ट करके इस झील में लाने का प्लान बनाया है, जिससे वो आर्टिफिशियल रेन बना पाएंगे। देखो, इस पूरे ऑस्ट्रेलिया के मैप पर सिर्फ ये 2 बड़ी झील है और बड़ी नदियाँ सिर्फ 2। ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन डेजर्ट में बदलने का सपना कोई आज का नहीं, बल्कि ये अभियान आज से कुछ 235 ईयर्स पहले ब्रिटिशर्स ने देखा था। ब्रिटिशर्स ने जब इतने बड़े ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर किया, तब उन्हें पता चला कि इतने बड़े लैंडमास पर एक भी इंसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन ना ही उपजाऊ थी और ना ही यहाँ पानी था। तो इसी वजह से कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इस लैंडमास को ग्रीन डेजर्ट में बदलने के लिए कुछ प्लान्स तैयार किए, लेकिन इस लैंड को ग्रीन डेजर्ट में बदलने के लिए कोई फंडिंग नहीं हुई, इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। और साल 1930s में डॉक्टर जॉन ब्राफील्ड, एक सिविल इंजीनियर, ने ये सब देखते हुए गवर्नमेंट को इस सूखे बंजर एरिया तक पानी पहुंचाने की यूनिक स्कीम बताई। इस स्कीम के तहत प्लान एकदम सिंपल था। डैम्स, टनल्स, पाइप्स और पंप्स, इन चीजों के साथ यहाँ की 3 नदियाँ टूली, हर्बर्ट और बुडुली को डाइवर्ट करके थॉम्सन रिवर तक लाया जाए। और ऐसा करते ही थॉम्सन नदी में पानी का बहाव और जल स्तर दोनों ही बढ़ जाएगा और नदी का सारा पानी सॉल्ट लेक आयर में पहुंच जाएगा। अब जॉन ब्राफील्ड का दावा था कि इससे लेक के आसपास का सारा एरिया ग्रीन हो जाएगा और लेक के आसपास नई इकोलॉजी डेवलप होगी, जिससे क्वींसलैंड की सारी बंजर जमीन हरी भरी हो जाएगी। और दूसरा कि ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट पर इसका इतना असर पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में झील के खारे पानी की वजह से नेचुरली बारिश होना शुरू हो जाएगी। अब यह प्लान सुनने में जितना अच्छा है, उतना ही मुश्किल इसे पूरा करना, क्योंकि एक्सपर्ट्स के हिसाब से ब्राफील्ड की लैंड मेजरिंग में बड़ी ब्लू फॉल्स थी। पहला, उसने लैंड मेजरिंग के लिए यूज़ किया था बारोमीटर, जिसकी वजह से उसने लैंड की एलिवेशन और प्रेशर को रॉन्ग मेजर किया था। जो साल 1947 में गवर्नमेंट ने ब्राफील्ड स्कीम को क्लोजली ऑब्जर्व किया, तब उन्हें पता चला कि डॉक्टर ब्राफील्ड ने इन नदियों के बहाव को 3 गुना ज़्यादा कंसिडर कर लिया था और बस इसीलिए इस ब्राफील्ड स्कीम को कैंसिल कर दिया था। लेकिन आज 75 सालों बाद भी ऑस्ट्रेलिया उसी सेम पानी की कमी से जूझ रहा है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर उसी ब्राफील्ड स्कीम को रिलॉन्च करने जा रहा है, बट अब की बार इस स्कीम में कुछ नेसेसरी अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं। लेकिन अब की बार ऑस्ट्रेलिया का ये मास्टर प्लान कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरह ही इंडियन गवर्नमेंट भी भारत में वाटर क्राइसिस को खत्म करने के लिए मेगा प्लान बना चुकी है। तो अब इस सेकंड पार्ट में हम भारत के जल संकट को खत्म करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो मेगा प्लान बनाया गया है उसे डिकोड करेंगे। तो ईयर 1990s की बात है, जब सर आर्थर कॉटन ने सबसे पहले नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रपोजल रखा था मद्रास प्रेसिडेंसी। लेकिन उस समय तो इस प्रपोजल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और साल 1960s में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी एंड इरिगेशन के.एल. राहुल, जिन्होंने गंगा और कावेरी नदी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। उसी के बाद फॉर्मर पीएम मिसेस इंदिरा गांधी ने 1982 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का इस्टेब्लिशमेंट किया। इसके बाद बहुत ही समय तक इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ। फिर साल 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया प्रोग्राम लॉन्च करती है, द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान (NPP). NPP प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ जल संकट ने भारत में 30 लिंक्स आइडेंटिफाइड किए हैं, जिनमें 16 लिंक्स पेनिनसुलर रिवर्स के हैं और 14 लिंक्स हिमालयन रिवर बेसिन के। इस प्रोग्राम के लॉन्च करने के पीछे का मेन मोटिव है कि जो इंडो गंगेटिक रिवर्स है, जैसे कि गंगा, यमुना और दूसरी नदियाँ, इन नदियों में बारिश में हालत बाढ़ जैसी हो जाती है, जिससे नदियों के किनारे वाले भारत के सारे ही बड़े शहर और नेशनल कैपिटल दिल्ली पूरी तरह से डूब जाती है। वहीं दूसरी तरफ पेनिनसुलर रिवर कावेरी, गोदावरी और अन्य नदियाँ मानसून पर डिपेंडेंट है, इसलिए जहाँ इंडो गंगेटिक बेल्ट बारिश और बाढ़ से परेशान है, तो दूसरी तरफ पेनिनसुलर बेल्ट की नदियाँ और इस पूरे क्षेत्र के लोग भीषण गर्मी से हर साल परेशान रहते हैं। फिलहाल भारत का ITF बेंगलुरु भीषण सूखे से परेशान है। बेंगलुरु में हालत इतनी खराब हो जाती है कि गवर्नमेंट को यहाँ स्कूलों की छुट्टी तक करनी पड़ती है। इसलिए अगर नेशनल रिवर
लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इससे भारत में सूखे की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही भारत में बाढ़ की समस्या भी खत्म हो सकती है। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमेशा उसके डिसएडवांटेज भी रहते हैं और NPP स्कीम के तहत अगर रिवर को इंटरनेट किया जाता है तो उसमें सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होगा और इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होगी। और दूसरा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल भी होगा तो रिवर्स का इंटायर इकोसिस्टम भी खत्म हो जाएगा। इससे फ्लोरा एंड फौना डैमेज होगा और कई सालों तक भारत में इकोलॉजिकल डिस्बैलेंस रहेगा। साथ ही साथ डैम्स कैनाल्स की डेवलपमेंट में ह्यूज डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया तो इससे सबसे पहले तो भारत की बाढ़ और सूखे की परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर भारत फार्मर्स के लिए इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ा देगा जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगी और इससे भारतीय किसानों को सीधे फायदा मिलेगा और इतने सारे रिसोर्सेस को बचाकर भारत ओवरऑल GDP और पर कैपिटा इनकम में बहुत ही आगे होगा। सो द कंक्लूजन इज, चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्लान हो या फिर भारत का, दोनों ही कंट्री के प्लान बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हैं। अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने इन प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो दोनों ही देशों की पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।